हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर एंड इन्फॉर्मर। दिस इज़ प्रोनोय। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं एनबीसीसी जो एग्ज़ाम होने वाला है 8 तारीख को, तो उसका जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था उसका ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोड हो चुका है। कहाँ मिलेगा? एक प्लेलिस्ट हम बना दिया है, वो प्लेलिस्ट है आपका एनबीसीसी जेई पीवाईक्यू। वहाँ पर जाके आप लोग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख लीजिएगा। वहाँ पर उसके बाद ये पार्ट 3 देखिएगा और उसके बाद एक पार्ट 4 आएगा, वो टोटल खत्म हो जाएगा। तो टोटल देख के जाइएगा, बहुत हेल्पफुल होगा। और उसके साथ एक चीज़ बता देते हैं आप लोगों को, एनएचपीसी जेई का जो एग्ज़ाम हुआ है वो भी, उसका क्वेश्चन भी आप लोग देख के जा सकते हैं, ठीक है। उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगा आप लोगों का, ठीक है। तो अभी तक अगर आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और उसके साथ मेरा जो टेलीग्राम चैनल है लर्न विद प्रोनोय, उसको भी जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए लेट न करके आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले क्वेश्चन स्क्रीन में देखिए क्या है। W1 एंड W2 आर द रीडिंग ऑफ 2 वाट मीटर टू मेजर पावर ऑफ ए 3 फेज बैलेंस्ड लोड। सो W1 एंड W2 एक 2 वाट मीटर में, 2 वाट मीटर में W1 एंड W2 है आपका, दो रीडिंग्स है यहाँ पर जो मेजर कर रहा है पावर 3 फेज बैलेंस लोड पे। सो यहाँ पर रिएक्टिव पावर ड्रॉन कितना करेगा यहाँ पर पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्टिव पावर कितना ड्रॉन करेगा? सो यहाँ पर रिएक्टिव पावर आपका ड्रॉ करेगा √3 इंटू W1 माइनस W2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो डेरिवेशन है ये तो बहुत लंबा होगा, ठीक है। तभी भी हम लोगों को, आप लोगों को एक यहाँ पर जो एक चार्ट आता है, बोले थे कि चार्ट का एक शॉर्ट्स बना देंगे। इससे ज़्यादा जो चार्ट का जो वीडियो आता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, वो चार्ट में से बहुत ज़्यादातर क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है। बीच बीच में इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है। तो यहाँ पर रिएक्टिव पावर आपका कितना होगा? √3 इंटू W1 माइनस W2। ऑप्शन नंबर डी इसका, या तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वाट मीटर रीडिंग के लिए कुछ हम इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बता देते हैं। W1 एंड W2 का रीडिंग क्या होता है? यहाँ पर होता है VL cos 30-5, ठीक है। और यहाँ पर होता है VL cos 30+5। तो इसका जब हम लोग डेरिवेशन करते हैं, इट मीन्स जब हम लोग टोटल पावर निकालता है, इट मीन्स W1 प्लस W2 करते हैं, इसको डेरिवेशन करके cos C प्लस cos D लगाएंगे, उसका यहाँ पर जरूरत नहीं है। जस्ट आप लोगों को बता देते हैं अगर एग्जाम में आ जाएगा तो W1 प्लस W2 क्या होता है यहाँ पर? √3 इंटू VL cos 5, ठीक है। ये होता है आपका W1 प्लस W2। अगर W1 माइनस W2 करते हैं तो क्या आता है? √3 नहीं आता, यहाँ पर आता है VL sin 5, ठीक है। ये दोनों जो है ना, ये जो इक्वेशन नंबर अगर 1 मान ले, अगर ये इक्वेशन नंबर 2 मान ले, तो इसको अगर ऐड करके cos C प्लस cos D का फॉर्मूला लगा के ये आता है, और यहाँ पर इसको माइनस करके cos C माइनस cos D करके VL sin 5 यहाँ पर आता है, ठीक है। अगर फिर ये इक्वेशन को मान लीजिए 3, ओके, और ये इक्वेशन को मान लीजिए 4, तो इसको फिर यहाँ पर एक चीज़ जो आता है 4 डिवाइडेड बाय अगर 3 करेंगे तो यहाँ से मेरा एक tan phi का वैल्यू निकल के आता है। tan phi का वैल्यू यहाँ पर कितना होता है देख लीजिए, √3 इंटू W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग फेज एंगल भी निकाल सकते हैं, phi इक्वल्स टू tan इनवर्स, फिर √3 इंटू W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2, ठीक है। ऐसे हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ से फेज एंगल भी निकाल सकते हैं, फिर 5 फेज एंगल निकाल सकते हैं, टोटल पावर कितना है वो भी निकाल सकते हैं, W1 माइनस W2 का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर cos phi का वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर? तो ये छोटा चीज़ से ये सब हम कुछ फार्मूला हम लिख दिए, क्योंकि यहाँ से बहुत इस टाइप का क्वेश्चन आता है आप लोगों का, ठीक है। तो यहाँ ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलिए इसका आंसर क्या होगा? रिएक्टिव पावर इसका होता है √3 इंटू W1 माइनस W2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एरर ड्यू टू चेंज इन फ्रीक्वेंसी इन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट मे बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग A और N। सो यहाँ पर क्या बोला है? जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होता है, एक होता है PMMC जिसमें मूविंग कॉइल कहा जाता है, और यह होता है आपका मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज होने के कारण यहाँ पर क्या होता है? एरर होता है। तो वो एरर को रिड्यूस करने के लिए क्या करना हम लोगों को जरूरत है? इंडक्शन कॉइल यूज करेंगे, या तो कंडेंसर ऑफ सुटेबल वैल्यू इन पैरेलल विद स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस, कंडेंसर ऑफ सुटेबल वैल्यू इन सीरीज विद स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस, या तो बैलेंसिंग सर्किट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस तो ये जो इसके साथ हम लोग यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा है स्वैम्पिंग जो रेजिस्टेंस है उसके साथ हम लोग कंडेंसर या तो कैपेसिटर को अगर यूज करेंगे तो उसको पैरेलल या तो सीरीज में यूज करेंगे, ये यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? यहाँ पर जस्ट आप लोगों को एक डायग्राम हम ड्रॉ करके दिखा दे रहे हैं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो मेन प्रॉब्लम होता है वो तो डेली होगा, ये देखिए। क्या बोले यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये मान लीजिए एक इंडक्टर है, ये रेजिस्टर, ये हो गया आपका L, ये हो गया R, ये दोनों मिला के क्या हो गया? पैरामीटर्स है, ये मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का पैरामीटर है, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या सप्लाई दे दे रहे, सप्लाई वोल्टेज यहाँ पर अगर दे देते हैं,
ठीक है। इसके साथ क्या हम लोग एक स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस हम लोग ऐड करते हैं, इसको कहा जाता है स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस, ओके। और इसके पैरेलल में एक क्या रहता है, इसके पैरेलल में एक कंडेंसर रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, जो एरर होता है फ्रीक्वेंसी के कारण, यहाँ पर जो एरर होता है उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, कंडेंसर ऑफ सुइटेबल वैल्यू इन पैरेलल विथ स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस। ये स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस के साथ कंडेंसर को हम लोग अगर पैरेलल में लगाएंगे तो ये मेरा रिड्यूस होगा। आई होप क्लियर हो गया ये डायग्राम देख के भी। तो ये मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का पैरामीटर के साथ जो डायग्राम है हम जस्ट दिखा दिया आप लोगों को। तो क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो सर्किट यहाँ पर ड्रॉ है ये वाला, तो पूछा यहाँ पर बैटरी करंट इन द नेटवर्क इज। सो ये जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क में बैटरी करंट कितना होगा। यहाँ पर देखिए वोल्टेज का वैल्यू दिया है और उसके साथ 4 रजिस्टर है, उसके साथ 4 रजिस्टर के साथ वो शॉर्ट भी किया है। तो यहाँ पर बोला है बैटरी करंट यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज आप लोग देखिए, यहाँ पर इजीली आप लोगों को समझा देते हैं। ये जो शॉर्ट है, शॉर्ट के कारण ये जो 4 रजिस्टर पैरेलल में है, लेकिन कैसे पैरेलल में है वो भी हम बता देते हैं। मान लीजिए ये वोल्टेज हम एज्यूम कर लिए 0 और ये पोटेंशियल वोल्टेज ये हो गया आपका 12। तो ये अगर 12 और ये 0 होगा तो ये भी 12 होगा और ये भी मेरा 0 होगा, ठीक है। तो अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगा क्योंकि ये आपका शॉर्ट है, और अगर ये 0 है तो ये भी मेरा 0 होगा। तो 0 और 12 के बीच में एक रेजिस्टेंस लेके आप लोगों को हम दिखा देते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट हम ले लिए 0, ये 0 और ये आपका हो गया 12, ठीक है। ये वाला मान लीजिए ले लिए 0 और 12 के बीच में कितना है, 4 ओम रेजिस्टेंस। तो ये मेरा हो गया एक 4 ओम रेजिस्टेंस, क्लियर। फिर 0 और 12 के बीच में क्या है, 2 ओम रेजिस्टेंस, ये भी पैरेलल में होगा। क्या बोला, ये है आपका 4 ओम, ये है आपका 2 ओम। फिर 0 और 12 के बीच में क्या है, देखिए 0 और 12 के बीच में फिर है आपका 3 भी है और 0 और 12 के बीच में आपका 6 भी है। तो सब इसका क्या होगा, पैरेलल में। ये हो गया आपका 6 ओम और ये हो गया आपका 3 ओम, क्लियर। और उसके साथ ये हो गया आपका सप्लाई वोल्टेज 12 वोल्ट, क्लियर। क्यों हुआ यहाँ पर 0 और 12 के बीच में, जो कारण हम यहाँ पर बता दिए। तो यहाँ पर क्या निकालने के लिए बोला है, यहाँ से कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई यहाँ पर पूछा है। तो आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर कर देंगे, लेकिन आर करने से पहले ये चारों पैरेलल को हम लोगों को आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो आर इक्विवेलेंट अगर निकालेंगे तो क्या होगा, 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/3। इसको अगर एलसीएम करेंगे तो मेरा नीचे एलसीएम ले लेंगे 12, 4 3 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12। तो 1/r का वैल्यू कितना आया, 639 to 11 15/12 आया मेरा 1/r का वैल्यू। लेकिन r का वैल्यू अगर यहाँ पर निकालेंगे तो क्या होगा, 12/15। तो r का वैल्यू निकल गया, तो यहाँ से करंट का वैल्यू भी निकल जाएगा। तो करंट क्या होगा, V/R, वोल्टेज है 12, r कितना है 12 डिवाइडेड बाई 15, उसको हम ऊपर कर दिए तो 15, तो 12 गेट कैंसिल। सो आई इक्वल्स टू 15 एम्पियर, क्लियर। आई होप कैसे निकाला गया है ये सर्किट का जो न्यूमेरिकल था, आई होप क्लियर हो गया। तो कौन सा आंसर यहाँ पर होगा आपका, यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंडक्टिव मोटर मे बी मेड टू जेनरेट इलेक्ट्रिक पावर बाय, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है एक इंडक्टिव मोटर कैसे जेनरेट कर सकता है इलेक्ट्रिक पावर। ऑप्शन है स्विचिंग ऑफ इट्स स्टेटस सप्लाई एंड रनिंग विथ ए प्राइम मूवर, रनिंग इट एट ए स्लिप लेस देन 0। तीसरा है रनिंग इट एट सिंक्रोनस स्पीड, ये तो कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। रनिंग इट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ रोटेटिंग व्हील। तो यहाँ पर इंडक्टिव मोटर को जेनरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर एज ए, क्या करके हम लोग जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर होगा आपका रनिंग इट एट ए स्लिप लेस देन 0। सो नेगेटिव स्लिप में जाके यहाँ पर हम लोग इंडक्टिव पावर को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। एक आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताए थे इससे पहले जो वीडियो था, जो एक्साइटेशन ऑल्टरनेटर का फेल हो जा रहा था, ठीक है। सेम उस टाइप का कुछ अलग है कॉन्सेप्ट, लेकिन ये आपका नेगेटिव स्लिप हो जाने के कारण यहाँ पर हम लोग कर देंगे तो मेरा इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला है, इन कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेस मोटर, current in the starting winding lead the voltage, current in the starting winding lag of the voltage, current in the starting winding in phase with voltage is running winding, या तो none of the above। तो यहाँ पर कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर में क्या बोला है, करंट के साथ वोल्टेज का क्या हो रहा है, लैग कर रहा है, लीड कर रहा है, या तो सेम फेज में है, यहाँ पर ये पूछा है। तो क्या करेगा यहाँ पर देखिए, एक चीज़ आप लोगों को हम जस्ट बता देते, कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज जो मोटर होता है उसका जस्ट हम छोटा सा एक डायग्राम बता दे रहे। ये आपका रोटर हो गया, ठीक है, ऐसे रोटर रहता है आपका,
जस्ट क्योंकि एग्जाम हॉल में अगर जाएंगे तो एग्जाम हॉल में अगर इस टाइप का कुछ डायग्राम आया तो हेल्प होगा और कुछ नहीं। तो इसके साथ ये हो गया रेजिस्टेंस, ये इंडक्टेंस, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, इसके साथ क्या कनेक्टेड रहता है, कैपेसिटर कनेक्टेड रहता है इसके साथ, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच CHV मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से मेरा सप्लाई दिया हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ से मेरा सप्लाई दिया हुआ रहता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया। और ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर दो वाइंडिंग रहता है, एक होता है आपका मेन वाइंडिंग, एक होता है आपका ऑक्सिलरी वाइंडिंग। तो ये आपका ऑक्सिलरी वाइंडिंग हो गया और ये आपका हो गया मेन वाइंडिंग। तो ये ऑक्सिलरी एंड मेन वाइंडिंग ये क्या है, ये आपका है रोटर। तो ऑक्सिलरी एंड मेन वाइंडिंग आपका 90 डिग्री में प्लेस किया हुआ रहता है, ठीक है। तो और यहाँ पर मेन वाइंडिंग में कौन सा करंट फ्लो होगा, IM, और यहाँ पर ऑक्सिलरी वाइंडिंग में क्या फ्लो होगा, IA, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक जस्ट छोटा सा फेजर डायग्राम ड्रॉ करके दिखा दे रहे, ठीक है। मान लीजिए ये है आपका V, ठीक है, ये हो गया आपका V। यहाँ पर यह है आपका IM, इट मीन्स IM क्या है, IM है, यहाँ पर हम बोले ये IM है, यहाँ पर ये तो रेजिस्टेंस है, और ये है आपका RM, मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, और ये XM, मेन वाइंडिंग का रिएक्टेंस, और ये है आपका RA, ऑक्सिलरी वाइंडिंग का, और ये है आपका XA, ठीक है। इसको मेन वाइंडिंग या तो रनिंग वाइंडिंग भी कहा जाता है, इसको ऑक्सिलरी वाइंडिंग या तो स्टार्टिंग वाइंडिंग भी कहा जाता है, ठीक है। तो IM है आपका मेन वाइंडिंग का करंट, इसके साथ ऑक्सिलरी वाइंडिंग का करंट कितना 90 डिग्री में रहता है, IA, ठीक है, क्लियर। और इसके साथ जो रिजल्टेंट करंट होता है वो क्या होता है, I, ये होता है आपका रिजल्टेंट करंट। ये हो गया आपका एक फेजर डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए यहाँ पर मेन वाइंडिंग से ऑक्सिलरी वाइंडिंग का जो करंट है IA, यहाँ पर IA कैपिटल है, सो IA ऑलवेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर और एक चीज जो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है, कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर पे करंट इन द स्टार्टिंग वाइंडिंग लीड टू द वोल्टेज। सो स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग है आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का करंट देखिए वोल्टेज से क्या लीड कर रहा है, आगे है, ठीक है, इसलिए लीड कर रहा है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर A इसका आंसर होगा। क्या बोले, ऑक्सिलरी वाइंडिंग या तो स्टार्टिंग वाइंडिंग, और ये है मेन वाइंडिंग या तो रनिंग वाइंडिंग। सो ऑक्सिलरी वाइंडिंग क्या होता है, यहाँ पर करंट इन द स्टार्टिंग वाइंडिंग लीड द वोल्टेज। तो करंट इन द स्टार्टिंग वाइंडिंग ये IA या तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का करंट क्या वोल्टेज से लीड कर रहा है। आई होप क्लियर, इसलिए हम इतना टाइम लगा के डायग्राम ड्रॉ कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ए कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर मूव्स एट राइट एंगल to uniform magnetic field of flux density 2.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर with velocity of 10 मीटर पर सेकेंड, then the EMF induced is। तो ये क्वेश्चन आपका इजी है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आप लोगों को पता है EMF इंड्यूस्ड करने का ये फॉर्मूला क्या होता है, आपका फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मूला है होता है आपका E इक्वल्स टू B इंटू L इंटू V, इक्वल्स टू B इंटू L इंटू V। सो यहाँ पर अगर अप्लाई करेंगे E इक्वल्स टू BLV, अगर थीटा का वैल्यू रहता है तो यहाँ पर E इक्वल्स टू BLV साइन थीटा हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर B होता है आपका क्या, फ्लक्स डेंसिटी है 2.5, लेंथ कितना दिया है 1, एंड यहाँ पर 1 मीटर, और यहाँ पर वेलोसिटी कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। तो मेरा आंसर कितना आएगा 25 वोल्ट। कौन सा आंसर होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, E इक्वल्स टू BLV। और किसी किसी क्वेश्चन में इसके साथ ऐड कर देगा, इतना एंगल में है तो एंगल होगा, तो ये E इक्वल्स टू BLV साइन थीटा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करंट कैरिड बाय वन ऑफ द टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर इज डबल एंड देयर सेपरेशन इज ऑल्सो डबल, फोर्स बिटवीन देम विल बी। सो यहाँ पर क्या होगा, बोला है करंट कैरिड बाय वन ऑफ द टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर इज डबल। तो देखिए यहाँ पर दो लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर होता है, इसमें अगर करंट दोनों दिशा सेम दिशा में जाता है तो इसमें करंट क्या होता है, एट्रैक्टिव, ओके। और यहाँ पर अगर करंट आपका एक जा रहा है इधर और एक जा रहा है इधर, तो इसके दो पैरेलल कंडक्टर में, तो इसमें क्या होता है आपका रिपल्सिव, ठीक है। और इसके बीच में क्या रहता है, यह होता है आपका डिस्टेंस D। तो यहाँ पर बोला है, और मान लीजिए ये आपका करंट फ्लो कर रहा है I1 एंड ये आपका फ्लो कर रहा है I2। तो यहाँ पर बोला है करंट कैरिड बाय वन ऑफ द टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर इज डबल, मतलब दोनों जो कंडक्टर में से मान लीजिए एक कंडक्टर का करंट I1 ही है, दूसरा कंडक्टर का करंट क्या हो गया 2I2 मान लीजिए हो गया, दूसरा कंडक्टर का करंट मेरा डबल हो गया।
तो यहाँ पर क्या होगा, एंड देयर सेपरेशन इज ऑल्सो डबल, तो सेपरेशन भी डबल हो गया, मतलब 2d था वो हो गया मेरा 2d। तो यहाँ पर फोर्स में क्या बदलाव होगा, तो फोर्स का आप लोगों को आई होप पता है, एक फॉर्मूला होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू μ0/2 I1 इंटू I2 डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो I1 I2 डी इंटू यहाँ पर एल हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो मेरा था I1 I2 अपॉन डी, तो अभी क्या हो गया, अभी मेरा I1 है लेकिन I2 आपका हो गया 2I2। ठीक है, नीचे क्या होगा, नीचे होगा आपका 2d। ठीक है, और यहाँ तो एल तो है, एल तो क्या होगा, यहाँ पर 2 और 2 मेरा क्रॉस हो गया, तो क्या निकला मेरा फाइनली I1 I2 इंटू एल अपॉन डी। तो पहले भी मेरा I1 I2 इंटू एल अपॉन डी था, अभी भी I1 I2 इंटू एल अपॉन डी। सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फोर्स बिटवीन देम, दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा, सेम ही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया कैसे निकाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इन मास प्राइस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ ए डेल्टा ट्रांसफॉर्मर द करंट ट्रांसफॉर्मर कनेक्टेड इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इन ए। तो यहाँ पर डेल्टा स्टार का मास प्राइस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन करने के लिए जो करंट ट्रांसफॉर्मर का प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्या होता है, तो यहाँ पर आपका अगर जो डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर है तो करंट ट्रांसफॉर्मर क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, मतलब स्टार डेल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सिंक्रोनस मोटर द जनरेटेड ईएमएफ मस्ट ऑलवेज बी लेस देन टर्मिनल वोल्टेज। जनरेट ईएमएफ ऑलवेज मोर देन बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि जनरेटेड वोल्टेज कैन बी लेस देन और ग्रेटर देन टर्मिनल वोल्टेज और नॉन ऑफ द अबव। तो सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है, लेस देन एंड ग्रेटर देन दोनों ही होता है, मतलब ईबी ग्रेटर देन वी भी होता है, ईबी ग्रेटर देन वी भी होता है और ईबी लेस देन वी भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है, जनरेटेड वोल्टेज आपका लेस देन भी होता है और ग्रेटर देन होता है। तो मोटर, सिंक्रोनस मोटर में जब आपका ग्रेटर देन होता है तब होता है क्या, ओवर एक्साइटेड, इट मीन्स लीडिंग पीएफ में काम करता है, और ये होता है आपका डायरेक्टली डीमैग्नेटाइज्ड। और जब होता है आपका अनएक्साइटेड, या तो मतलब जो टर्मिनल वोल्टेज ईबी से ज़्यादा होता है, लेस देन में काम करता है, तब क्या होता है अनएक्साइटेड, तो ये आपका लैगिंग पीएफ में काम करता है, वो होता है आपका डायरेक्टली मैग्नेटाइज्ड। वो था डायरेक्टली डीमैग्नेटाइज्ड, ये है डायरेक्टली मैग्नेटाइज्ड। क्लियर। सो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनरस करंट ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर एट नो लोड इज मैक्सिमम इफ द सप्लाई वोल्टेज इज स्विच्ड ऑन। ठीक है, तो पहले तो आप लोग जान लीजिए इनरस करंट क्या होता है यहाँ पर। ठीक है, तो इनरस करंट होता है जो ट्रांसफॉर्मर रहता है, ट्रांसफॉर्मर का प्राइमरी वाइंडिंग रहता है और सेकेंडरी वाइंडिंग रहता है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग जब आपका ओपन सर्किट रहता है, इट मीन्स जब आपका ट्रांसफॉर्मर नो लोड पे है, तब क्या करता है, प्राइमरी वाइंडिंग रहता है ट्रांसफॉर्मर का, वो है ह्यूज इंस्टेंटेनियस, मतलब मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस करंट ड्रॉ करता है। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है इंस्टेंटेनियस, उसी को कहा जाता है आपका इनरस करंट। और ये इनरस करंट के कारण कुछ परमानेंट फॉल्ट ट्रांसफॉर्मर के क्रिएट नहीं होता है, लेकिन एक अनवांटेड स्विचिंग बिहेवियर करता है सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला है इनरस करंट ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर एट नो लोड। नो लोड पे इनरस करंट ट्रांसफॉर्मर पे कब मैक्सिमम होगा, जब इफ द सप्लाई वोल्टेज इज स्विच्ड ऑन, जब हम लोग सप्लाई वोल्टेज को स्विच ऑन करेंगे जीरो वोल्टेज वैल्यू पे, पीक वोल्टेज वैल्यू पे, या तो V/2 वैल्यू पे, या तो √3/2 वोल्टेज वैल्यू पे। तो जब कब मैक्सिमम होगा नो लोड पे, जब हम लोग जीरो वोल्टेज वैल्यू पे ऑन करेंगे, और जब आपको मिनिमम पूछेगा तब आपका क्या होगा, पीक वोल्टेज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन द हाई वोल्टेज ग्रेडियंट एंड कंडक्टेंस इज रिड्यूस बाय, ये क्वेश्चन आंसर नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, इन ए कॉमन एमीटर एम्पलीफायर द अनबाईपास एमीटर रेजिस्टेंस प्रोवाइड। सो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में अनबाईपास एमीटर रेजिस्टेंस क्या प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इन ए करंट ट्रांसफॉर्मर, एक करंट ट्रांसफॉर्मर है, उसमें बोला है उसका रेशियो बोल दिया है 100:5 एंड द एमीटर कनेक्टेड टू इट सेकेंडरी, जो सेकेंडरी के साथ जो एमीटर कनेक्टेड है वो रीड कर रहा है कितना, 2.5 एम्पियर। सो एक्चुअल लाइन करंट IL, यहाँ पर एक्चुअल लाइन करंट पूछा है, क्या होगा आपका लाइन करंट। तो देखिए ये क्वेश्चन NBCC में भी आया था, जो 2017 में ये जो हुआ था प्रीवियस ईयर, और अभी जो NHPC हुआ था उसमें भी आया था। तो यहाँ पर करंट ट्रांसफॉर्मर एक्चुअल जो लाइन करंट, एक्चुअल लाइन करंट लाइन लिख दे रहे हैं, लाइन करंट निकालने के लिए क्या करने पड़ता है, यहाँ पर देखिए CT सेकेंडरी रेशियो को, मतलब उसका फॉर्मूला क्या होता है वो आप लोगों को बता देते हैं। एमीटर कनेक्टेड टू इट सेकेंडरी रीड, तो सेकेंडरी कितना रीड करता है, सेकेंडरी कितना रीड करता है उसका करंट इनटू CT रेशियो। ठीक है, तो कितना रीड कर रहे हैं यहाँ पर 2.5, और CT रेशियो कितना है 100/5, 100:5 है ना, सो 100/5, तो क्या होगा आपका 25 × 100
अपॉन 10 इंटू 5, तो 5 5 ज़ा 25, 10 10 ज़ा 100, तो 50 वोल्ट इसका 50 वोल्ट नहीं, सॉरी 50 एम्पियर, इट्स माय मिस्टेक, 50 एम्पियर होगा इसका लाइन का। कौन सा आंसर होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को पता है ये आंसर क्या होगा। इफ द आयरन कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज रिप्लेस बाय एन एयर कोर देन द टोटल आयरन लॉस इन ए ट्रांसफार्मर विल। तो आयरन कोर को अगर एयर कोर से रिप्लेस करेंगे तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्या होता है, ये आपका जीरो होता है, बिकम्स जीरो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन है शिफ्ट रजिस्टर कैन बी बिल्ड बाय यूजिंग डैश फ्लिप फ्लॉप। सो किसी भी शिफ्ट रजिस्टर को हम लोग कैसे बिल्ड कर सकते हैं, कौन सा फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर यूज़ करके हम लोग बिल्ड कर सकते हैं। सो यहाँ पर डी फ्लिप फ्लॉप या तो डायरेक्ट फ्लिप फ्लॉप यूज़ करके हम लोग बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप ये सब होता है आपका सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर आता है, जो आता है आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप है एसआर फ्लिप फ्लॉप का ही मॉडिफिकेशन। और जो एसआर फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप होता है एक लॉजिक सर्किट, जिसमें क्या होता है जब तक हम लोग पाल्स को चेंज नहीं करेंगे तब तक वो वन बीट डाटा होल्ड करके रखता है, तो इसी को कहा जाता है फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज वेरी इजी, आरएमएस वैल्यू फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर करंट इज 5 एम्पेयर। तो यहाँ पर क्या बोला है, आरएमएस वैल्यू यहाँ पर हाफ वेव रेक्टिफायर का बोल दिया है। तो आरएमएस वैल्यू हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए आरएमएस वैल्यू क्या होता है, आईआरएमएस क्या होता है आपका हाफ वेव के लिए, IM अपॉन 2 होता है, ठीक है। तो IRMS यहाँ पर बोल दिया है 5, तो 5 इक्वल्स टू IM अपॉन 2, तो IM मतलब मैक्सिमम करंट मेरा कितना आ गया 10 एम्पियर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इट्स वैल्यू फॉर फुल वेव रेक्टिफिकेशन वुड बी डैश एम्पियर, मतलब फुल वेव में तब क्या होगा, तो फुल वेव में IRMS का वैल्यू कितना होता है, एज यू नो IM अपॉन √2 होता है, ओके। सो क्या IM क्या है आपका 10 अपॉन √2 एम्पियर। सो व्हाट विल बी योर आंसर, आंसर विल बी 10 अपॉन √2, ऑप्शन नंबर ए। आई होप क्लियर। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लिसाजुएस पैटर्न आर यूज टू मेजर। सो इजी है ये क्वेश्चन, 1000 बार आ चुका है। मान लीजिए कि एनबीसीसी का जो ये एग्जाम होगा उसमें भी आएगा, शायद एनएचपीसी का जो एग्जाम उसमें भी आया है। तो लिसाजुएस पैटर्न क्या मेजर करता है, फ्रीक्वेंसी, फेज शिफ्ट, वोल्टेज, करंट। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। और क्या नहीं मेजर करता है, पावर, फिर आपका एनर्जी, ये सब मेजर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए चार्ज एब्जॉर्बर रिड्यूस। ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कौन सा आंसर होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। स्टिफनेस होता है इसका, स्टिफनेस होता है यहाँ पर वेब का। सो चार्ज एब्जॉर्बर किस लिए हम यहाँ पर क्वेश्चन बोला है, चार्ज एब्जॉर्बर रिड्यूस, क्या रिड्यूस करते हैं, तो वेब का स्टिफनेस हम लोग रिड्यूस करते हैं इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ फॉल्ट मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट ओकर्स। सो कौन सा फॉल्ट में यहाँ पर मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट ओकर्स होता है, तो आप लोगों को पता है सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। सो आंसर क्या होगा, SLG, इट मीन्स सिंगल लाइन फॉल्ट टू ग्राउंड, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। तो मतलब इसमें होता क्या है, जस्ट हम आप लोगों को बता देते। सिंगल लाइन टू उतना डिराइव करने का उतना जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए, बाद में बता देंगे। देखिए ये क्या है, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में। उसके बाद आपका क्वेश्चन यहाँ पर है 4 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर हैज़ ए सिंक्रोनस स्पीड ऑफ 25 रिवोल्यूशन पर सेकंड। यहाँ पर रिवोल्यूशन पर सेकंड बोला है, अगर आपको रिवोल्यूशन पर RPM बोल देता तो यहाँ पर 1500, 1400, 1200 ऐसा कुछ रहता है, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर पूछा, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा यहाँ पर देखिए। सो यहाँ पर कुछ नहीं करना होगा, आपको पता है आप लोगों को फॉर्मूला NS = 120 F अपॉन P। सो फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो NS क्या है, रिवोल्यूशन है 25 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, तो उसको इसमें करेंगे RPM, तो 60 मल्टीप्लाई इंटू पोल आपका दिया है यहाँ पर कितना है, पोल है आपका 4 और नीचे आपका डिवाइड होगा 120, तो 60 2 ज़ा 120, 2 2 ज़ा 4, 60 2 ज़ा 120, 2 2 ज़ा 4, 25 2 ज़ा 50 हर्ट्ज मेरा आंसर है, ठीक है। तो जब रिवोल्यूशन बोलेगा 25 इंटू 60 कर दीजिएगा, मतलब जो भी रिवोल्यूशन बोलेगा उसके साथ 60 मल्टीप्लाई होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिज मेजर डीसी रेजिस्टेंस। इसमें से कौन डीसी रेजिस्टेंस मेजर करता है, तो ये है आपका व्हीटस्टोन मैक्सवेल हे ब्रिज एंड स्कैरिंग ब्रिज। बहुत ईजी है, व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ पर मेजर करता है क्या, डीसी रेजिस्टेंस, ठीक है। बाकी क्या है, मैक्सवेल आपका मीडियम इंडक्टेंस, हे आपका हाई इंडक्टेंस, स्कैरिंग आपका क्या स्केयरिंग आपका करता है कैपेसिटेंस। तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए ये आपका सांड मोटर का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत इजी है, कैलकुलेशन ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका ए 440 वोल्ट डीसी सांड मोटर हैज़ एन आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 ओम एंड यहाँ पर सांड फील्ड रेजिस्टेंस बोला है 440 ओम। तो यहाँ पर नो लोड करंट यहाँ पर दिया है 2.5 एम्पियर। सो द करंट पासिंग थ्रू द आर्मेचर। तो इससे पहले जो एक क्वेश्चन 2 में शायद कराए थे, 2 में यहाँ पर क्वेश्चन आया था आपका, क्या क्वेश्चन आया था 2 में आया था आपका
जनरेटर का, लेकिन इसमें आया है आपका मोटर का। ठीक है, तो कुछ नहीं, यहाँ पर आर्मेचर करंट निकालने के लिए बोला है, तो क्या करेंगे देखिए 440 वोल्ट मतलब टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पर दिया हुआ है 440 वोल्ट, और गिवन डाटा क्या है, आर्मेचर रेजिस्टेंस इट मीन्स आर ए 0.5 ओम, द शन फील्ड रेजिस्टेंस आर एस एच यहाँ पर दिया है आपका 440 ओम, और नो लोड करंट आई एल यहाँ पर दिया है आपका कितना 2.5, तो निकालने के लिए बोल रहा है आर्मेचर करंट। कैसे निकालेंगे, तो जस्ट एक बार फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं, आप लोगों को बता दिए थे ड्रॉ। ये तो हो गया आर्मेचर, ठीक है, और यहाँ से सप्लाई देंगे हम लोग, जो सप्लाई दे रहे हैं यहाँ पर गिवन है, ठीक है। इसके साथ आपका होगा यहाँ पर आर एस एच, ओके, यहाँ पर आएगा आपका आई एस एच, ये है आपका आई और ये है आपका आई ए, या तो लोड करेंट जो भी बोल लीजिए। तो यहाँ पर क्या होता है, उसमें मोटर में जनरेटर में कुछ अलग होता है, मोटर में थोड़ा अलग होता है, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। आई ए प्लस आई एस एच, तो यहाँ पर क्या निकालना है, आर्मेचर करंट। तो आर्मेचर करंट अगर निकालना है तो क्या करेंगे, आई एल माइनस आई एस एच। तो आई एल है मेरा 2.5, मतलब यहाँ से आ रहा है 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर आ रहा है। तो आई एस एच कितना होगा, यहाँ पर आर एस एच दिया है, आई एस एच कैसे निकालेंगे, वोल्टेज यहाँ पर दिया है देखिए 440 वोल्ट, तो 440 अपॉन आर एस एच भी दिया है 440, तो आई एस एच मेरा निकल गया 1 एम्पियर। सो आई एस एच अगर मेरा 1 एम्पियर है और ये मेरा 2.5 एम्पियर यहाँ तक आ रहा है, यहाँ चल जा रहा है 1 एम्पियर, तो इधर कितना जाएगा, तो यही तो पूछा है ना आपको, तो इधर कितना होगा 2.5 यहाँ से आया, 1 मेरा इधर चल गया, तो मेरा यह हो गया 1.5, सो माइनस 1 इक्वल्स टू 1.5 एम्पियर। क्लियर। तो हम जब डीसी का न्यूमेरिकल कराए थे वहाँ पर जाके देखिएगा, ये सब कुछ कराया हुआ है, ये तो हम जस्ट रफ डायग्राम करके ड्रॉ कर दिए। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन केस ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर एल इज, ये इतना इजी क्वेश्चन है इसलिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आर एल यहाँ पर पूछा है, मतलब इन केस ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर एल, तो आर एल के अक्रॉस मेरा वोल्टेज कितना होगा यहाँ पर आपको पूछा है। तो आर एल इक्वल्स टू आर एस करके यहाँ पर मतलब जो क्राइटेरिया है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का वो लगा के हम लोग यहाँ पर इजीली आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो अब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जो आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है 4 वोल्टेज सोर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, 4 वोल्टेज सोर्स यहाँ पर सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। सो एज सोन इन द फिगर द रिजल्टेंट वोल्टेज वैल्यू टर्मिनल ए एंड बी, तो ए एंड बी के बीच यहाँ पर रिजल्टेंट वोल्टेज आपका क्या होगा यहाँ पर पूछा है। तो चलिए बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा यहाँ पर। सो यहाँ पर रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होगा, वी ए बी, देखिए यहाँ पर मान लीजिए +12 -5 फिर -8 फिर +6, तो क्या होगा 12 और 6 होगा 18, फिर -5 और -8 होगा आपका -13, सो मेरा 5 वोल्ट आंसर हो गया। सो कौन सा आंसर होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर। तो आज का जितना भी क्वेश्चन था पार्ट 3 लगभग खत्म, और 20-22 क्वेश्चन है वो हम पार्ट 4 में लाके खत्म कर देंगे। तो एक बार एग्जाम से जाने से पहले ये क्वेश्चन एक बार पूरा रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी देते हैं क्योंकि वो ज़रूरत है, कुछ सर्किट का नेक्स्ट में क्वेश्चन है वो भी आप लोगों को होमवर्क ही देंगे, क्योंकि खुद से करिए ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। हम तो सॉल्व कर देंगे, उससे ज़्यादा आपका खुद का इंप्रूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि आपका दिमाग नहीं चलेगा। क्योंकि अगर आप लोगों को हम होमवर्क देंगे वो अगर आप लोग करिएगा, मेरे लिए भी या तो आपके लिए ही करिए अगर, तो आपका दिमाग भी चलेगा, उससे आपका भी इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला है, तो जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अच्छा से एनबीसीसी का एग्जाम दीजिएगा। अभी तो कुछ दिन है, तो अच्छा से एग्जाम दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।